हेलो सचौचर दोस्त, फैमिली लॉ इन एजुकेशनल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एक सवाल पर आधारित है। किसी ने मुझसे पूछा है कि उनके पास एक चेक है जो बाउंस हो गया है या अनादरित हो गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, आपको चेक बाउंस के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, और यूट्यूब पर कोई भी वीडियो या यूट्यूब पर कोई भी जानकारी आपको आपकी परिस्थिति के हिसाब से सही जवाब नहीं दे पाएगी। मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि चेक बाउंस के मामले में आमतौर पर दो पक्ष होते हैं, लेकिन एक अपवाद ये है कि इसमें एक तीसरा पक्ष बैंक होता है। दो पक्ष वो होते हैं जिन्होंने चेक लिखा है, जिन्होंने चेक काटा है, जो पैसे देने वाले हैं, जो भुगतान करता है, और एक वो भुगतान करता है जिसे पैसे मिलने वाले हैं, आपने उसे चेक दिया है। चेक बैंक में लगाया और चेक बिना भुगतान किए वापस आ गया। इसकी 3 मुख्य शर्तें हैं। वैसे इसके कई कारण हैं। बैंक उस चेक के साथ एक मेमो लगाता है, एक ज्ञापन देता है, उस पर एक कारण लिखता है और आपको एक पर्ची के साथ चेक वापस देता है और उसमें कारण लिखता है कि चेक क्यों वापस किया गया है। आमतौर पर 3 स्थितियां होती हैं। पहली यह कि इसमें पर्याप्त धनराशि नहीं है, यानी आपने बैलेंस नहीं रखा है और चेक अनादरित हो गया है। दूसरी स्थिति यह है कि इसमें हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं, या शब्दों या अंकों में अंतर है, या तारीख पोस्ट डेटेड है या प्री डेटेड चेक पढ़ा गया है। और तीसरी वजह यह है कि इसका स्टॉप पेमेंट हो चुका है, यानी कि चेक जारी करने वाले ने खुद बैंक को बता दिया है कि आप इसका भुगतान नहीं करेंगे। तो इन तीनों स्थितियों में आपकी कार्रवाई का तरीका अलग अलग होगा। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ वाकई दान चल रहा है। जो पैसा देने वाला है उसने दान कर दिया है, और जिसे पैसा लेना है उसने दान कर दिया है, और वह समय पर धारक है। समय पर धारक का मतलब है कि उसके पास चेक होना चाहिए। उसे ये किसी सड़क पर नहीं मिला है, उसने इसे चुराया नहीं है, वो किसी अवैध तरीके से उसके पास नहीं आया है। आमतौर पर अगर आप YouTube पर वीडियो देखते हैं तो आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जिनमें बहुत सारे घटिया बचाव हैं, लेकिन उसे अदालत में साबित करना होगा। इसे अदालत में दस्तावेजों की मदद से साबित करना होगा, इसलिए सावधान रहें कि आप अपने न्यायालय में ऐसा कोई सस्ता या हल्का बचाव न करें कि मैंने ये चेक नहीं दिया था, या ये चेक मेरी सुरक्षा के रूप में दिया गया था, या ये चोरी हो गया था। इसलिए इस तरह के घटिया बहाने या घटिया बचाव लंबे समय तक चलने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर आपने वास्तव में किसी को दान दिया है तो मान लें कि उसके पास इस तरह के कुछ या अन्य दस्तावेज हैं। अब मान लें कि आपके पास कोई दान है और प्राप्तकर्ता आपसे पैसे लेना चाहता है। इसके बावजूद इसमें केवल एक या दो चीजें हो सकती हैं कि चेक क्यों अनादरित हुआ। मैंने आपको चेक अनादरित होने के कारण बताए हैं। यह मुख्य रूप से 3 कारणों से अनादरित हुआ। अब इसके पीछे की कहानी जानें। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरी त्वचा पर चकत्ते हैं। देखिए, मेरी त्वचा पूरी तरह से लाल हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए। तो आप उस डॉक्टर को कितने नंबर देंगे जो आपको कहेगा कि अपनी त्वचा पर मरहम लगाओ और घर जाओ? या आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो कहेगा कि पहले मुझे बीमारी बताओ? आपकी त्वचा पर चकत्ते किसी और कारण से हो सकते हैं। तो त्वचा पर चकत्ते एक लक्षण है, कारण नहीं, आधार नहीं। इसी तरह चेक का अनादर विवाद का लक्षण है। चेक का अनादर विवाद का लक्षण है, या फिर जिसने आपको पैसे देने हैं उसके मन में अनादर है। इसमें सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो विवाद है, या जिसने आपको पैसे देने हैं उसने आपका अनादर किया है। मैं आपको बताता हूं कि दोनों ही मामलों में कैसे आगे बढ़ना है। अगर आपका वाकई कोई रिश्ता है या किसी ने आपको चेक दिया है तो उसके सिर पर कोई कर्ज या देनदारी है और वह उसे चुकाना चाहता है, और वह आपको चेक देकर अपनी देनदारी या कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है। उसने आपको चेक दिया ताकि वो अपना कर्ज उतार सके। आपने चेक बैंक में लगाया, लेकिन वो अनादरित हो गया। अब आपको देखना है कि आपने जिस व्यक्ति के लिए चेक लिया है उसके साथ कोई अनुबंध किया है या नहीं। क्या कोई ऐसा दस्तावेज है जिसमें यह पता हो कि आपको उससे इतने पैसे चेक के जरिए लेने हैं? तो ये बात ध्यान में रखिए। और मैं पैसे देने वाले को ये बता दूंगा कि अगर उसने पैसे किसी और तरीके से दिए हैं, चेक जारी किया है, लेकिन आपसे NEFT या RTGS के जरिए भुगतान करवाया है, या आपको नकद दिया है या किसी और तरीके से भुगतान करवाया है, तो उसके पास कुछ सबूत भी होने चाहिए। यानी आपकी स्थिति दोनों तरफ से कुछ भी हो सकती है। आप दानकर्ता हो सकते हैं या आप उधारकर्ता हो सकते हैं। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपके पास दोनों तरह से कोई दस्तावेज होना चाहिए जो ये दिखाए कि आप दानकर्ता हैं या उधारकर्ता। और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि आप इससे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर आपको किसी से 50 लाख रुपए लेने हैं तो वो आपका लेनदार है। आप उसे दिखाएंगे अपने एटर में, और जिसको आपको देना है वो आपका देनदार है। वो अपने एटर में भी दिखाएगा कि उस पर कितनी देनदारियां हैं। तो अगर आप दोनों एटर भरते हैं तो बहुत चांस हैं कि आप ऐसे झूठे सच्चे सबूत दिखाकर बच नहीं सकते। तो ये बात ध्यान में रखें, आपका एटर एक बहुत बड़ा बचाव है। तो अब बात करते हैं तकनीकी बातों की।
चेक बाउंस होने पर क्या करें? चेक बाउंस होने पर क्या करें? आपने चेक लगाया था, चेक बाउंस हो गया, आपके पास आया। मैंने आपको जो 3 कारण बताए उनमें से पहला हो सकता है कि फंड कम हो, तो आप दूसरे पक्ष को फंड का इंतजाम करने के लिए कहें। दूसरा, हो सकता है कि शब्द, आंकड़ा, हस्ताक्षर, तारीख आदि अलग अलग हों, तो आप इसके लिए एक पत्र लिखें। ये सब लिखित में बताएं। उस व्यक्ति को बताएं जिसे आपको भुगतान करना है, कृपया मुझे दूसरा चेक जारी करें। और तीसरा, हो सकता है कि उसने भुगतान रोक दिया हो। फिर यह एक नए तर्क को जन्म दे रहा है। तो आप देखिए, चेक अनादर वास्तव में चेक अनादर नहीं है। यह एक नया विवाद है। इससे कई विवाद सामने आने वाले हैं। तो यही असली समस्या है। अब आप क्या करते हैं? जैसे ही आपका चेक अनादरित होता है, आपको 30 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होती है। 30 दिनों के भीतर आप दूसरे पक्ष को कानूनी नोटिस भेजते हैं जिसने आपको चेक दिया था और यह अनादरित हो जाता है, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे आपको सूचना पत्र प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों में उत्तर दें। जब उन्हें सूचित किया गया है तो आपने एक पत्र दिया है कि आपका चेक अनादरित है। जब ये प्राप्त होता है तो 15 दिनों के भीतर उन्हें आपको उत्तर देना होता है। आपको उन्हें उत्तर देना होता है कि यह अनादरित क्यों हुआ, या मैं दूसरा चेक जारी कर रहा हूँ, या यह नया चेक ले लो, कुछ इस तरह। और फिर भी यदि आपको 15 दिनों के भीतर उत्तर नहीं मिलता है तो आप अगले 30 दिनों के भीतर न्यायालय में जा सकते हैं। यह मामला प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास दायर किया जाएगा, और यहाँ आप अपने सभी दस्तावेज ले जा सकते हैं। वहाँ आपके सभी दस्तावेज मांगे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा, आपकी जांच होगी, आपकी जिरह होगी, और यह मामला सारांश परीक्षण की तरह चलेगा। इसमें बहुत अधिक औपचारिकताएं नहीं होंगी, और ये त्वरित है। दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा होती है। और आपने जितनी राशि का चेक दिया, मान लीजिए आपने 10 लाख का चेक दिया, तो कोर्ट चेक की कीमत का 2 गुना तक जुर्माना लगा सकता है। यानी अगर आपने 10 लाख का चेक दिया तो संभव है कि कोर्ट 20 लाख तक का जुर्माना लगाए। और इस बीच मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट को धारा 313 सीआरपीसी के तहत आपसे और आपके बचाव पक्ष से सवाल करने का अधिकार है। कोर्ट आपको बिना नोटिस दिए, बिना आपको कोई पूर्व सूचना दिए आपसे सवाल कर सकता है। वो उनकी अपनी संतोष के लिए है, और आप 315 सीआरपीसी में भी जा सकते हैं। उसमें आप खुद के लिए गवाह हो सकते हैं। आप अपने मामले में खुद गवाह हो सकते हैं। आप शपथ पर गवाही दे सकते हैं। दूसरे आपराधिक मामलों के लिए मैं ये सुझाव नहीं दूंगा कि आप 315 सीआरपीसी में जाएं। लेकिन हाँ, चेक बाउंस के मामले में आप 315 सीआरपीसी का सहारा ले सकते हैं। आप शपथ लेकर गवाही दे सकते हैं कि आपको इससे इतने पैसे लेने थे, या मुझे इसे इतने पैसे नहीं देने थे। किसी भी तरह से आप 315 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में गवाही दे सकते हैं। तो आप दोनों के बयान सुनने के बाद, आपके गवाह बनने के बाद, आपके दिए गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद, आपके दिए गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद आप यह फैसला लेंगे कि आप वाकई जिम्मेदार हैं या नहीं, या दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है या नहीं। इसमें एक और बात है कि कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या होगा। चेक के बारे में, जो चेक अनादरित हुआ, उसके बारे में आप करीब 5 जगहों पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन अब एक ही शर्त है कि आपका बैंक, यानी भुगतानकर्ता का बैंक, अगर आपको चेक मिला है और आपने उसे अपने बैंक में डाल दिया है, मान लीजिए कि आपने चेक अपने बैंक में डाल दिया है, तो आपका बैंक द्वारका में आपकी शाखा, वह आपका खाता है और उस शाखा का अधिकार क्षेत्र, उस न्यायालय का, आपका मामला उसी न्यायालय में चलेगा।